आप किसी महिला या कोई लड़की को ईमेल या व्हाट्सएप या फेसबुक या एनी कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कम्युनिकेशन करते हो और इसके बीच में आप ऐसा कोई शब्द का उपयोग करते हो जिसमें उसकी छवि या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो यह एक तरह का क्राइम कंसीडर किया जाएगा, ऐसा कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। एंड जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो 1 जुलाई सन 2024 से बीएनएस में इस सेक्शन को ला के रखा गया है सेक्शन 79 में, जिसमें आप ऐसा पाए जाते हो तो उस कंडीशन में आपको 3 साल तक की सजा और फाइन दोनों भी भरना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। शादी हुई, अब उसके बाद डाइवोर्स। तो क्या डाइवोर्स होने के बाद हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देने से क्या वो बच सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जो मेंटेनेंस का पार्ट है हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 125 में डिफाइन किया गया है, और जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई सन 2024 से, इसमें सेक्शन है 144। इसमें ये डिफाइन किया गया कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स होने के बाद अगर वाइफ हस्बैंड पे डिपेंड है, वो कोई काम नहीं करती है, तो डाइवोर्स होने के बाद भी हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होगा जब तक वाइफ का दूसरी शादी ना हो जाए, और या फिर वाइफ अपना खर्चा खुद से वहन करना ना चालू कर दे, या कहीं पे जॉब पकड़ ले या काम करना वो शुरू कर दे। नहीं तो आपको एक लमसम अमाउंट, जिसे हम बोल सकते हैं एलिमनी, कोर्ट के माध्यम से डिसाइड करना होगा, और वो पैसा आपको अपनी वाइफ को देना होगा, तभी आप इससे छुटकारा पा सकते हो। नहीं तो अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वकालत का मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना या कोर्ट में बहस करना। जज साहब आपकी बात सुन रहे हैं, फिर अपोजिट के एडवोकेट ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, लोगों को वकालत यहीं तक सीमित लगता है। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए वकालत में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब चीज वकालत के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो क्लाइंट आपके पास केस लेके आता है, उस क्लाइंट की पूरी बात सुनना, उनसे टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करना, और उस केस के बारे में डीपली पढ़ाई करना। उसके बाद क्या होता है, हम उसको अपने हिसाब से एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं, फिर उसमें हम उसी के बेस में उनकी लिस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट उसमें जो जो क्लाइंट हमको प्रोवाइड करता है कि हमको ये रिलीफ चाहिए, हमारे साथ में ये गलत हुआ है, उस हिसाब से उसमें एग्जिबिट लगाना, फिर उसको नोटराइज करना, उसको डिपार्टमेंट में ले जाके अफर्मेशन करवाना, उसके बाद उसमें स्टीचिंग होती है, और उसके बाद इसको ऑनलाइन करना, जिसको हम ई फाइलिंग बोलते हैं। ये सब कुछ वकालत के अंतर्गत ही आती है, जिसमें एवरी एडवोकेट को, खास करके जो यंग एडवोकेट है और जो हमारे न्यूली फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, इनको ये सब चीजों का भी नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक वकालत का पार्ट का हिस्सा है। ना कि कोर्ट में खड़े होके आर्ग्यूमेंट करना ही वकालत का हिस्सा है। क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं और आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप एक अच्छे एडवोकेट कभी भी नहीं बन सकते हो। इसलिए कभी भी वकालत में आपको फाइलिंग से लेके उसको लिस्टिंग करवाना तक, कैसे ऑनलाइन करते हैं, कहाँ पे सबमिट करते हैं, और देन उसके बाद मैटर को कैसे रीच किया जाता है, बोर्ड पे कैसे लाया जाता है, ये सब चीजें वकालत के अंतर्गत ही आती हैं। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि वकालत का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट में खड़े होके आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जज साहब आपकी आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं
उस पर जज साहब ने बोला तो अपोजिट के एडवोकेट ने कुछ आर्ग्यूमेंट किया, तो वकालत यहाँ तक सीमित नहीं है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। एक बार कम उम्र में शादी हो गई तो क्या उस शादी को वैलिड माना जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो शादी होती है, इसको बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ऐसा डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में कि शादी की सही उम्र क्या है, जो सेक्शन 5 डिफाइन करता है। जैसे लड़की की शादी की उम्र होती है 18 साल और लड़के की उम्र होती है 21 साल। ये हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, जो शादी की सही उम्र होती है। बट अगर आप इससे कम उम्र में शादी करते हो तो यह एक तरफ का ऑफेंस माना जाएगा, जिसमें आप पाए जाते हो तो आपको जेल और प्लस फाइन दोनों भी भरना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आपकी कम उम्र में शादी हो गई, ये शादी को नहीं ऐसा बोल सकते हो कि ये शादी हम नहीं मानेंगे, आपको शादी मानना ही पड़ेगा। बट ये शादी आपकी जिसने भी करवाई ऐसे बिना आपसे पूछे या आपकी इतनी समझ नहीं थी और उस टाइम पे ऐसी शादी हो गई, तो उस कंडीशन में आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो और साथ ही साथ उन्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर कटवा सकते हो और उन्हें 2 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 18 में, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है। उसमें इनको 1 साल तक की सजा, 2 साल तक और 2 लाख रुपए तक इनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आत्महत्या या सुसाइड नोट पे किसी भी पर्सन का नाम होगा, या फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उस कंडीशन में वो जेल जाने से बच नहीं सकता। जैसे कोई भी पर्सन मरने से पहले कोई वीडियो बनाता है और जिसमें वो उसका नाम डिस्क्लोज कर देता है, या फिर व्हाट्सएप चैट या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज या फिर हैंड राइटिंग, कोई भी रीजन XYZ वो उसमें लिखता है और अपनी मौत का कारण बताता है कि मैं इनकी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उस कंडीशन में उसका जेल जाना तय होता है। क्योंकि इस कंडीशन में कोर्ट को विटनेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और कोर्ट में ये भी बोला जाता है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो मरते वक्त झूठ नहीं बोलता है। BNS में सेक्शन है 108, इसमें ये डिफाइन किया गया है कि आप किसी भी पर्सन को मेंटली, फिजिकली या फिर उसको टॉर्चर करते हो या उसको इतना परेशान करते हो कि वो मरने के लिए उसको बेबस कर देते हो, जिससे उसको मरना आसान लगे, तो उस कंडीशन में आपको 10 साल तक की सजा और फाइन दोनों भी भरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ BNS में सेक्शन है 3 सब क्लॉज 5 में, ये एक्टिविटी में आपके साथ में 2 से 3 लोग हैं तो सबको सेम सजा मिलेगा और फाइन भी सबको सेम ही भरना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ने मिलके एक को इतना मेंटली फिजिकली परेशान किया कि उसे आत्महत्या या सुसाइड करना पड़ा, जिसमें उसने आप सबका नाम डिस्क्लोज किया है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आपसे कोई अपराध हुआ या आप कोई छोटे मोटे क्राइम में पाए जाते हो जिससे आप अभी तक आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही आपने कभी पुलिस स्टेशन में आपका कभी किसी की चीज को लेके आपका नाम गया है, तो उस कंडीशन में कोर्ट भी आपको एक बार माफ कर सकती है। जी हाँ, जैसे अभी हमारा 1 जुलाई सन 2024 से नया लॉ पास हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें सेक्शन है 401, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 21 साल के नीचे है या 21 साल के ऊपर हो और उस कंडीशन में उससे
कोई भी छोटे मोटे अपराध हो गए हैं जिससे उसको उसके बारे में जानकारी नहीं थी या फिर उससे गलती से हो गया, तो उस कंडीशन में उसका इससे पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी क्राइम एक्टिविटी में उसका कभी भी कहीं पे भी नाम नहीं गया था, और ये उसका पहला और आखिरी ही क्राइम होगा। तो उस कंडीशन में कोर्ट ये सब बात को मद्देनजर रखते हुए उसको बाइज्जत बरी भी कर सकती है, उसकी सजा भी माफ की जा सकती है। कोर्ट का उद्देश्य ये नहीं होता कि अपराधी को सजा ही दिया जाए। कुछ मैटर्स में ऐसे भी होते हैं कि क्या ग्राउंड थे, किस सर्कमस्टेंसेस में कैसे ये क्राइम हुआ, वो सब मद्देनजर रखते हुए अगर आपका पहली बार कोई अपराध हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कोर्ट भी माफ कर सकती है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। यंगर एडवोकेट जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में। तो एक इसे कॉमन भाषा में समझा जाए, इसमें लीगल डिफरेंस क्या है। जो इंक्वायरी होती है ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई सन 2024 को ये लॉ पास हुआ था, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 का 1 का के में। इंक्वायरी की पावर जो होती है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो इंक्वायरी डिफाइन करता है। और इन्वेस्टिगेशन जो सेक्शन हमारे बीएनएस में सेक्शन 2I के में डिफाइन किया गया है, इसकी पावर ओनली पुलिस को होती है किसी भी केस के रिगार्डिंग। ये एक बेसिक और लीगल डिफरेंस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ज्यादातर नए एडवोकेट या जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उन्हें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि एक ही है, बट इन दोनों का काम अलग होता है, इन दोनों का जुडिशरी अलग है। क्योंकि इंक्वायरी की पावर ओनली कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट देता है और इन्वेस्टिगेशन कोई भी केस में ये पुलिस करती है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया हुआ है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो या लिविंग में रहते हो एक साथ में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ में है और आपसी सहमति से हैं, दोनों मैच्योर हैं। लड़की की उम्र 18 साल के ऊपर है और लड़की की उम्र 21 साल के ऊपर है। कल को इनके बीच में कोई अनबन होता है शादी को लेके या फैमिली रिलेटेड या कुछ भी, तो जैसे लड़की डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन या कोर्ट में अप्रोच करती है, रेप या बलात्कार जैसे केसेस लड़की के ऊपर डालती है, तो ये सब चीजें अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि ये सब जो लड़का लड़की आपसी सहमति से फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उस टाइम पे अगर 2-3 साल के ऊपर होता है तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि लड़के ने आपको चीट किया या धोखा दिया, अगर उसका ऐसा शुरू से इंटेंशन ना हो तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आजकल आए दिन ये लड़के हो या लड़की हो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, कल को शादी का या ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद डायरेक्ट लड़की जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है, लड़के ने मेरे साथ में ये किया वो किया, और उसके ऊपर रेप जैसे बड़े केसेस लग जाते हैं जिससे उसकी लाइफ काफी स्पॉइल हो जाती है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए कि ध्यान दिया जाए कि शुरुआत के दिनों में इनका कैसे था क्या था, उसके बाद ही ऐसे केसेस में रेप जैसे चार्जेस को लगाया जाएगा, नहीं तो ऐसे मैटर्स में रेप जैसे चार्जेस को अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ये क्लियर। वंदे मातरम। आपसी सहमति से लड़का और लड़की फिजिकल संबंध बनाते हैं तो ये आगे चल के इसे रेप या बलात्कार जैसा नाम आप नहीं दे सकते हो। ऐसा ही केस आया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से, एक राजकुमार नाम का एक लड़का था जिसका ही आपसी सहमति से
एक लड़की के साथ में वो काफी टाइम तक साथ में रहा और वो उसके साथ में शादी भी करना चाहता था। दोनों की उम्र जैसे लड़की की उम्र 18 साल के ऊपर और लड़के की उम्र 21 साल के ऊपर थी। दोनों 4-5 साल से अच्छे से थे और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी थे। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं फैमिली के, ये एक दूसरे के साथ में शादी नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया उस लड़के के अगेंस्ट में कि इसने मुझे ऐसे ऐसे झूठे वादे किए, जिसमें आप इनके अगेंस्ट में मेरा कंप्लेंट लिखिए। और उस हिसाब से उसका एफआईआर लॉन्च करवा दिया। उस लड़के ने उस एफआईआर को ले जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट में सारी बातें रखी गई और उनको बताया गया कि जब हम एक दूसरे से मिले और जब हम एक दूसरे के साथ में रहने लगे और हमारे साथ में फिजिकल संबंध इस्टेब्लिश हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हमें इनको आगे चल के इनसे शादी या ऐसा नहीं करना है। बट आने वाले टाइम पे उन दोनों की फैमिली में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि इन दोनों की शादी करना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ में शादी अब नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन को सब मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि जैसे रिलेशन काफी टाइम से था और शुरू से इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमें इनको आगे चल के धोखा देना है। और ये जो भी कुछ फिजिकल रिलेशनशिप या जो भी इनके बीच में हुआ, ये दोनों की आपसी सहमति से हुआ। दोनों की उम्र जो एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, उसके लिए दोनों मैच्योर थे। तो उस कंडीशन में इनके ऊपर रेप जैसे या बलात्कार जैसे केस अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इस सब कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने लड़के के ऊपर रेप जैसे चार्जेस को हटाने को बोला, राहत मिली। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। नशीली पदार्थ को खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध हैं, जो डिफाइन करता है एनडीपीएस एक्ट 1985। एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसमें आप हीरोइन, गांजा, चरस, भांग ऐसे प्रोहिबिटेड नशे को अगर आप बेचते हो या खरीदते हो तो यह एक तरफ का ऑफेंस है, जिसमें आपको बेल लेना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। बट ऐसे नशीले पदार्थ को आप उसका सेवन करते हो तो ये भी एक तरफ का क्राइम कंसीडर किया जाएगा। जी हाँ, एनडीपीएस एक्ट 1985 में सेक्शन है 27, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है अगर आप ऐसे गांजा, हीरोइन, चरस, भांग ऐसी चीजों का आप सेवन करते हो और इसमें आप पाए जाते हो तो इसमें भी आपको जेल और फाइन दोनों भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये देखते हुए एनडीपीएस जैसे कठोर कानून हमारे यहाँ पे लागू है, जैसे इन नशे चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।